हेलो प्यार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि हमारा चल रहा है एग्रोनॉमी में चैप्टर मौसम तथा जलवायु विज्ञान, तो हम लोग मौसम के अवयव पढ़ रहे थे। तो उसमें 3 अवयव, पिछली क्लास में हमने 3 अवयव खत्म कर रहे थे, खल लिए थे। आज हम चौथा अवयव पढ़ेंगे, पवन। ये हमारा एग्रोनॉमी की क्लास 11 है। 10 तक हमारी एग्रोनॉमी की क्लास समाप्त हो चुकी है, आज 11 क्लास है। तो देख लीजिए, पवन पवन किसे कहते हैं पहले देख लीजिए। तो वायु बहती हुई हवा को, जो अपनी वायु है, हवा है, तो हवा बहती हुई हवा को पवन कहते हैं। वायु मतलब हवा वही होती है, बहती हुई हवा को पवन कहते हैं। बहती हुई हवा को पवन कहते हैं। ओ सॉरी सॉरी बच्चों, वायु जिस दिशा से आ रही हो उस दिशा को विंडवार्ड साइड कहा जाता है। वायु जिस दिशा से आ रही हो उसे विंडवार्ड साइड कहा जाता है। और देख लीजिए दूसरी लाइन, वायु जिस दिशा से जा रही हो उस दिशा को लीवार्ड साइड कहा जाता है। तो वायु माने वायु इस दिशा से आ रही है तो उसे विंडवार्ड साइड कहेंगे, और वायु इस दिशा से जा रही है तो उसे लीवार्ड साइड कहा जाता है। तो इन वर्डों में आप कंफ्यूज एकदम मत न होइए। विंडवार्ड साइड किसे कहा जाता है? जब हवा आ रही हो जिस दिशा से, और लीवार्ड साइड किसे कहा है? जब हवा जिस दिशा से जा रही हो उसे लीवार्ड साइड कहा है। जैसे आपकी तरफ से हवा आ रही है तो मैं उसे कहूंगा विंडवार्ड साइड, और मेरे तरफ से हवा जा रही है तो उसे कहेंगे लीवार्ड साइड। समझ में आ गया ना? ठीक है, तो आगे देखिए, वायु की गति। वायु की गति किस यंत्र द्वारा नापते हैं? तो एनीमोमीटर से मापी जाती है। मैंने कम्युनिटी में इसका फोटो भेजा था, मैंने पूछा था इस यंत्र का नाम बताइए और इसका काम बताइए, किसी ने नहीं दिया है जवाब। तो एनीमोमीटर से मापी जाती है। मैंने इसका फिगर मतलब इसका चित्र भी उस पर लगाकर एकदम भेजा हूं। तो उसे एनीमोमीटर कहते हैं और उसका काम है वायु की गति को मापना। वायु की दिशा विंड वेन से मापी जाती है। वायु की दिशा विंड वेन से मापी जाती है। विंड वेन आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो सर्च करके देख लेना, वरना मैं कम्युनिटी में तो मैं दूंगा इसका। कम्युनिटी में देखकर इससे क्वेश्चन मैं जरूर पूछूंगा कि वायु की दिशा किस यंत्र से नापते हैं, या पूछ लूंगा इस यंत्र का नाम क्या है, इसका काम क्या है, या विंड वेन क्या है। तो विंड वेन से वायु की दिशा मापी जाती है और एनीमोमीटर से वायु की गति मापी जाती है। ये दोनों समझ में आ गया ना? अब देख लीजिए, लू। लू किसे कहते हैं? अपने यहाँ उत्तर भारत में बहुत ज्यादा लू चलता है, तो लू किसे कहते हैं? तो देख लीजिए, मई जून के माह में पश्चिम दिशा से जाने वाली गर्म हवाओं को लू कहा जाता है। जो मई जून के महीने में पश्चिम दिशा से जो गर्म हवा आती है उसे लू कहा जाता है। ये बहुत गर्म हवा आती है। यह मुख्यतः, इसका हानिकारक प्रभाव क्या है? तो यह मुख्यतः छोटे फल तथा फूलों को हानि पहुंचाते हैं। तो लू छोटे फल तथा फूलों को हानि पहुंचाते हैं और आदमी को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इतना जरूरी रखना, आदमी को भी नुकसान होता है। वो सब बीमार लू में तब नहीं कहते लू लग गया है। तो वही, तो मई जून के माह में पश्चिम दिशा से जाने वाली गर्म हवाओं, मतलब हमारी तरफ आने वाली गर्म हवाओं को लू कहा जाता है, क्योंकि हम लोग उत्तर भारत के हैं। हमारे तरफ मई जून के माह में बहुत लू चलता है। शीतलहर। शीतलहर देख लीजिए क्या है? तो शीत ऋतु, दिसंबर से जनवरी में उत्तर दिशा से जाने वाली ठंडी हवाओं को शीतलहर कहा जाता है। दिसंबर से जो अपना जनवरी माह में है, जो उत्तर भारत से ठंडी हवा आती है उसे शीतलहर कहते हैं। पता हो गया ना? शीतलहर, लू, ये सब वायु की गति किस यंत्र से नापते हैं, वायु की दिशा किस यंत्र से नापते हैं, पवन किसे कहते हैं। समझ में आ गया? तो स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। अब देख लीजिए अगला अवयव, आर्द्रता। आर्द्रता का पॉइंट देख लीजिए। तो पहला देखिए, आर्द्रता 3 प्रकार की होती है: निरपेक्ष आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता। तो निरपेक्ष आर्द्रता देख लीजिए किसे कहते हैं। निरपेक्ष आर्द्रता, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। निरपेक्ष आर्द्रता को ग्राम प्रति घन मीटर या किलोग्राम प्रति घन मीटर में मापा जाता है।
इनका सिर्फ मापने का मात्रा याद रख लेना, क्योंकि यही पूछता है निरपेक्ष आर्द्रता को किस किस मापन द्वारा मापा जाता है, तो ग्राम प्रति घन मीटर या किलोग्राम प्रति घन मीटर में मापा जाता है, जिसे क्यूब कहते हैं। जो विशिष्ट आर्द्रता स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी किससे क्या होती है, तो विशिष्ट आर्द्रता को मापने के लिए ग्राम प्रति किलोग्राम या किलोग्राम प्रति किलोग्राम या ग्राम प्रति ग्राम में मापा जाता है। सापेक्ष आर्द्रता क्या है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी। कृषि की दृष्टि से सापेक्ष आर्द्रता फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो सापेक्ष आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी कृषि की दृष्टि से सापेक्ष आर्द्रता फसलों के लिए उपयुक्त मापी जाती है। पूछेगा फसलों के लिए किस प्रकार की आर्द्रता उपयुक्त होती है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी या सापेक्ष आर्द्रता फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। सापेक्ष आर्द्रता को परसेंटेज में मापा जाता है। पूछ लेगा सापेक्ष आर्द्रता को किस में मापा जाता है, तो प्रतिशत में मापा जाता है, परसेंटेज में। आर्द्रता को मापने का यंत्र हाइग्रोमीटर या साइक्रोमीटर होता है। तो यंत्र जरूर याद रखना, चाहे वायु का हो, जिस चीज का हो, यंत्र जरूर याद रखना। पूछ लेता हाइग्रोमीटर में किस चीज का मापा जाता है, तो आर्द्रता को मापा जाता है। या पूछ लेगा आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो हाइग्रोमीटर या साइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो अगला पॉइंट देख लीजिए, अधिक आर्द्रता होने पर फफूंद जनित रोगों की वृद्धि हो जाती है। अधिक आर्द्रता होने पर फफूंद जनित रोगों की वृद्धि हो जाती है। ये जान लें, फफूंद जनित रोग अधिक आर्द्रता होने पर फफूंद जनित रोगों में वृद्धि हो जाती है। अधिक आर्द्रता पाएंगे फफूंदी रोग और तेजी से बढ़ेंगे। और देख लीजिए अगला पॉइंट, अधिक आर्द्रता और अधिक तापमान रोगों के लिए उपयुक्त दशा होती है। अधिक आर्द्रता और अधिक तापमान रहेगा तो रोगों के लिए अधिक उपयुक्त दशा मिल जाती है। इसीलिए मेंटेन रहना चाहिए, बराबर आर्द्रता तापमान बराबर रहना चाहिए, ना ज्यादा कम ना ज्यादा ज्यादा। तो समझ आया तो स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हमारा छठवां अवयव देख लीजिए, बादल। बादल के बारे में देख लीजिए। बादल को क्या कहते हैं, तो बादल के अध्ययन को नेफोलॉजी कहते हैं। बादल जिसमें अध्ययन किया जाता है उसे नेफोलॉजी कहते हैं। तो निफोलॉजी याद रखना। पूछ लेगा निफोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो बादल का अध्ययन किया जाएगा। या पूछ लेगा बादलों को किस में अध्ययन किया जाता है, तो निफोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। घुमा फिरा का एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं, तो याद रखना। बादल को 4 प्रकार के बादल होते हैं, तो देख लिए चारों का। पहला सीरस बादल या तीतर पंखी बादल कहते हैं, दूसरा कुमुलस बादल जिसे कपासी बादल भी कहते हैं, और तीसरा देख लीजिए निम्बो स्टेटस बादल, और चौथा देख लीजिए कुमुलोनिम्बस बादल जिसे थंडरिंग कहते हैं। सीरस बादल या तीतर पंखी बादल में, तो ये बादल सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित होते हैं। सबसे ऊपरी ऊंचाई पर स्थित होते कौन, सीरस बादल। और इसका दूसरा का पॉइंट देख लीजिए, ये बादल मुख्यतः सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय दिखाई देते हैं। ये सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय दिखाई देते हैं। जो अपना सीरस बादल या तीतर पंखी बादल है, सूर्योदय तथा शाम को सूर्यास्त के समय दिखाई देते हैं, जब सूर्य डूबने वाला होता है। तो जो अपना लाल वाला बादल होता है वो यही बादल होता है, सीरस बादल या तीतर पंखी बादल। आप नहीं जानते हो तो एक बार इन लोगों को पिक्चर सर्च करके क्रोम में देखना, तो आपको जल्दी याद हो जाएगा कौन सीरस बादल कौन कुमुलस बादल, क्योंकि आप बादल रोज देखते होंगे। देख लीजिए दूसरा कुमुलस बादल या कपासी बादल, तो इन्हें डोम मजेस्टी एवं कलीफ्लावर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोनों नाम आपको याद रखना इम्पोर्टेंट है। पूछ लेगा कुमुलस बादल या कपासी बादल को और किन नामों से जाना जाता है, तो यही है डोम मजेस्टी या कलीफ्लावर, दोनों में से कोई एक दे देगा और कुछ अलग पॉइंट बनाकर दे दिएगा। डोम मजेस्टी या कलीफ्लावर के नाम से जाना जाता है। तीसरा देख लीजिए निम्बो स्टेटस बादल, यह बसंती बादल होता है। यह बसंत ऋतु में ज्यादातर दिखाई देते हैं। कौन से बादल, निम्बो स्टेटस बादल या बसंती बादल, इसलिए इसका नाम पड़ा है क्योंकि यह सुहावना मौसम लाते हैं ये वाले बादल, तो यही है निम्बो स्टेटस बादल। और दा देख लीजिए कुमुलोनिम्बस बादल या थंडरिंग। कुमुलोनिम्बस बादल या थंडरिंग यही अपना है जो बारिश होती है
करवाते तो यही वाले बादल हैं। ये बादल अधिक बिजली गरजने के लिए तथा तूफान के लिए उत्तरदायी होते हैं। हो गया ना, अधिक बिजली गरजने तथा तूफान के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये ब्लैक वाले हैं पूरा बादल, कुमुलोनिम्बस बादल या थंडरिंग। बादलों को किसमें मापा जाता है? तो ऑक्टा में मापा जाता है। किसमें? ऑक्टा। ऑक्टा में बादलों को मापा जाता है। तो पूछ लेगा बादलों को किसमें मापा जाता है? तो ऑक्टा में मापा जाता है। एक मापन है ऑक्टा। तो ऑक्टा क्या है? तो यह बादलों को मापने के लिए एक मापन है ऑक्टा। समझ आया तो स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। 6 अवयव खत्म हो गए। एक अवयव और आपका बचा है, वर्षा। वर्षा थोड़ा बड़ा है इसीलिए आज नहीं हो पा रहा है, तो इसको अगली क्लास में वर्षा को पूर्ण करेंगे। बाकी जो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए। और जो नए स्टूडेंट देख रहे हैं वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि हम ऐसी वीडियो हमेशा लाते रहेंगे। एग्रोनॉमी की, हॉर्टिकल्चर की आपकी वीडियो लाते रहेंगे। और बायोलॉजी सिर्फ 9 सब्सक्राइबर बचे हैं, 41 सब्सक्राइबर, 9 सब्सक्राइबर जहाँ तक पूर्ण हो जाएंगे, लाइव क्लास जैसे ही मुझे मिल जाएगी यूट्यूब की तरफ से, मैं लाइव में आकर बायोलॉजी आपको पढ़ाऊंगा। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए। थैंक यू।